इटली चाइना के साथ अपनी बेल्ट एंड रोड डील से बाहर होना चाहता है। चीनी अमेरिकी खिलाड़ी एलिन गू राष्ट्रीयता बदल सकती है और यूक्रेन में शांति लाने का चीन का वादा उसके टुकड़े टुकड़े कर देगा। चाइना न्यूज हेडलाइंस में और भी बहुत कुछ। चाइना अनसेंसर्ड में आपका स्वागत है। मैं क्रिस चैपल हूं। यह एपिसोड सर्फशार्क द्वारा प्रायोजित है। जब भी आप ऑनलाइन जाते हैं तो आपको अपनी सुरक्षा के लिए वीपीएन का उपयोग करना चाहिए। मैं आपको अंत में और बताऊंगा। फिलीपींस अमेरिका के करीब आ रहा है क्योंकि वो दक्षिण चीन सागर में चीन की आक्रामकता को अधिक से अधिक देखता है। अपने पूर्ववर्ती के विपरीत राष्ट्रपति फर्डिनेंड मार्कोस जूनियर चीन से दूर और अमेरिका के करीब जा रहे हैं। कम से कम सुरक्षा के लिहाज से वो अभी भी चीन के साथ अच्छे आर्थिक संबंध चाहते हैं। मार्कोस जूनियर ने इस सप्ताह वाशिंगटन का दौरा किया, जहां उन्होंने राष्ट्रपति जो बिडेन और रक्षा सचिव लॉर्ड ऑस्टिन के साथ मुलाकात की। बिडेन ने मार्कोस से कहा कि अमेरिका की आपसी रक्षा संधि आयरनक्लेड बनी हुई है। ऑस्टिन ने वादा किया कि अमेरिका हमारे सशस्त्र बलों, तटरक्षक जहाजों, सार्वजनिक जहाजों या प्रशांत क्षेत्र में दक्षिण चीन सागर में कहीं भी सशस्त्र हमलों के खिलाफ रक्षा करेगा। ये पिछले सप्ताह से विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। फिलीपींस ने चीन के तटरक्षक पर खतरनाक युद्धाभ्यास और आक्रामक रणनीति का उपयोग करने का आरोप लगाया। इसमें कहा गया है कि पीपुल्स लिबरेशन आर्मी नेवी के एक जहाज को स्प्रेटली द्वीप समूह के पास फिलीपीन के 2 तटरक्षक जहाजों का सामना करना पड़ा, जिस पर फिलीपींस और चीन दोनों दावा करते हैं। एसोसिएटेड प्रेस के अनुसार एक चीनी तटरक्षक जहाज ने फिलीपींस मलपासकुआ को अवरुद्ध कर दिया क्योंकि ये दूसरे थॉमस शोल की ओर भाप लेने की कोशिश कर रहा था। मलापासकुआ के कप्तान ने कहा कि एक निकट टक्कर तब टल गया जब उसने जहाज को पूर्ण विराम पर लाने के लिए अचानक दिशा बदल दी और उसके इंजन को बंद कर दिया। चीन ने फिलिपिनो जहाजों पर अपने तारांकन जल में होने का आरोप लगाया और कहा कि फिलीपींस ने जानबूझकर एक घर्षण पैदा करने के लिए टकराव की योजना बनाई। हाल ही में आई एक रिपोर्ट के अनुसार चीन सजा और ब्लैकमेल के रूप में निकास प्रतिबंधों का तेजी से उपयोग कर रहा है। मानवाधिकार समूह सेफगार्ड डिफेंडर्स का कहना है, चीन में कम से कम दसियों हजार लोगों को एक बार में बाहर निकलने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है और वह उइगर और तिब्बतियों जैसे जातीय समूहों पर लगे निकास प्रतिबंधों की गिनती नहीं कर रहा है। रिपोर्ट में कहा गया है कि 2018 के बाद से 5 नए कानूनों ने बाहर निकलने पर प्रतिबंध को और अधिक सामान्य बना दिया है। उनमें से एक चीन का नया संशोधित जासूसी कानून है, जो न केवल दूरगामी है बल्कि बहुत अस्पष्ट भी है। हमने हाल ही के एक एपिसोड में इसे कवर किया है, जिसका लिंक मैं नीचे विवरण में दूंगा। रॉयटर्स ने बताया कि 2016 से ऐसे प्रतिबंधों से जुड़े अदालती मामलों में 8 गुना वृद्धि हुई है और प्रतिबंध सिर्फ चीनी नागरिकों पर ही नहीं बल्कि विदेशी अधिकारियों पर भी लगाए गए हैं। इसलिए यदि आपका चीन में कोई व्यवसाय है तो कल बाहर निकलने का सबसे अच्छा समय होगा। ईयू चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने रॉयटर्स को बताया कि ऐसे समय में जब चीन विदेशी निवेश को आकर्षित करने के लिए व्यावसायिक विश्वास को बहाल करने की सक्रिय रूप से कोशिश कर रहा है, बाहर निकलने पर प्रतिबंध एक बहुत ही मिश्रित संकेत भेजता है। या दूसरे तरीके से कहा जाए, बाहर निकलने पर प्रतिबंध बहुत स्पष्ट संकेत भेजता है, मुझे आपका पैसा और बौद्धिक संपदा चाहिए, लेकिन आपको और आपके व्यवसाय को खराब कर देता है। और ब्रेक के बाद एलिन गू ने विवादास्पद रूप से 2022 के शीतकालीन ओलंपिक में चीन का प्रतिनिधित्व किया, लेकिन शायद अमेरिका के लिए चीन को छोड़ दिया। वापसी पर स्वागत है। ओलंपियन एलिन गू एकता का आह्वान कर रही हैं। न्यूयॉर्क में एक कार्यक्रम में उसने अमेरिका में एशियाई विरोधी भेदभाव का आह्वान करते हुए कहा, सभी प्रकार का भेदभाव गलत है। घटना को देखते हुए विडंबना की तरह बैंक ऑफ चाइना यूएसए और चाइना जनरल चैम्बर ऑफ कॉमर्स द्वारा प्रायोजित किया गया था। मुझे लगता है कि चीनी कम्युनिस्ट पार्टी द्वारा एशियाइयों की जातीय सफाई को भी शायद गिना जाना चाहिए, लेकिन एलिन गू ने इसका जिक्र नहीं किया। एलिन गू का जन्म अमेरिका में हुआ था, वो अमेरिका में पली बढ़ी और अपने अधिकांश जीवन के लिए एक अमेरिकी स्कीयर के रूप में प्रतिस्पर्धा की। लेकिन 2019 में उसने अपनी राष्ट्रीयता बदल दी और चीन का प्रतिनिधित्व करना शुरू कर दिया। वास्तव में ये स्पष्ट नहीं है कि उसने अपनी राष्ट्रीयता बदली है या नहीं। इसको लेकर काफी विवाद रहा है क्योंकि चीन दोहरी नागरिकता की अनुमति नहीं देता है। लेकिन उसने कभी नहीं कहा कि उसने अपना अमेरिकी पासपोर्ट छोड़ दिया है, जिसके कारण कई लोगों ने अनुमान लगाया कि चीन ने उसके लिए नियमों में बदलाव किया है। वो 2022 बीजिंग ओलंपिक के दौरान एक रजत और 2 स्वर्ण पदक जीतने के बाद अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्ध हो गई, जिससे वो ओलंपिक इतिहास में सबसे कम उम्र की फ्रीस्टाइलिंग स्वर्ण पदक विजेता बन गई।
अब चीनी सोशल मीडिया पर ऐसी अफवाहें हैं कि एलिन गू का चीनी स्की टीम के साथ अनुबंध समाप्त हो गया है। उसने इसके बारे में सार्वजनिक रूप से कुछ भी नहीं कहा है और चीन अभी भी उसकी सबसे हालिया प्रतियोगिता के लिए उसकी राष्ट्रीयता के रूप में सूचीबद्ध है। इंटरनेशनल स्की एंड स्नोबोर्ड फेडरेशन ने भी उसे चीन का प्रतिनिधित्व करने के लिए सूचीबद्ध किया है। लेकिन अगर वो वापस स्विच करें तो यह आश्चर्य की बात नहीं होगी। वो अमेरिका में पली बड़ी, अमेरिका में स्कूल जाती है और ज्यादातर साल अमेरिका में रहती है। पिछले वसंत में उसने चीन को अपने निजी जेट पर छोड़ दिया, जबकि चीन अभी भी कठोर जीरो कोविड लॉकडाउन के तहत था। इससे सोशल मीडिया पर उनके कुछ प्रशंसक नाराज हो गए, जिन्होंने कहा कि उन्होंने चीन में एक पर्यटक की तरह काम किया। गू का पालन पोषण उनकी चीनी मां ने किया, जो 20 साल की उम्र में अमेरिका चली गई। उसके पिता कथित तौर पर अमेरिकी हैं, लेकिन उनकी पहचान सार्वजनिक नहीं की गई है। चाहे वो अपनी मां की मातृभूमि से जुड़ाव महसूस करती हो या नहीं, चीन को पीछे हटाना कुछ आकर्षक प्रायोजन सौदों के साथ आया। एक कंपनी ने अनुमान लगाया कि उसने अपने 3 ओलंपिक पदक जीतने से पहले ही 2021 में चीनी प्रायोजन सौदों में $31 मिलियन कमाए। मुझे आश्चर्य है कि क्या उन उत्पादों में से कोई भी उइघुर दास श्रम के साथ बनाया गया था। और निष्ठा की बात करते हुए हमने पिछले हफ्ते बताया कि शी जिनपिंग और वोलोडिमिर ज़ेलेंस्की के युद्ध शुरू होने के बाद पहली बार बात करने के बाद चीन यूक्रेन में एक दूत भेजने की योजना बना रहा था। ठीक है, अब हम जानते हैं कि चीन किसे भेज रहा है, और यह बहुत स्पष्ट है कि वह रूस के लिए सबसे अच्छा संभव विकल्प है। यूरेशियन मामलों के लिए चीन के विशेष प्रतिनिधि बनने से पहले ली हुई 10 साल तक रूस में चीन के राजदूत थे। उन्होंने एक बार लिखा था कि चीन को शक्तिशाली रूस की जरूरत है, और यह कि बीजिंग और मॉस्को बैक टू बैक और कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहेंगे। यदि आप चीन रूस संबंधों पर ध्यान दे रहे हैं तो आपको आश्चर्य नहीं होना चाहिए। शी जिनपिंग और व्लादिमीर पुतिन ने कई मौकों पर कोई सीमा नहीं दोस्ती की घोषणा की है, लेकिन कम से कम सार्वजनिक रूप से यूक्रेन ने ली की नियुक्ति का स्वागत किया है, भले ही रूस के साथ उनकी स्पष्ट नाराजगी हो। यूक्रेन के विदेश मंत्रालय के एक प्रवक्ता ने एनबीसी को बताया कि उन्हें उम्मीद है कि ली का हमारे क्षेत्र का गहरा ज्ञान उन्हें सभी पक्षों के साथ निष्पक्ष और प्रभावी ढंग से संवाद करने में मदद करेगा। और ब्रेक के बाद क्या इटली बेल्ट एंड रोड के जाल से बाहर निकल पाएगा? वापसी पर स्वागत है। इटली ने 2019 में चीन की बेल्ट एंड रोड पहल के लिए साइन अप किया था, लेकिन अब दूसरे विचार कर रहा है। नए रूढ़िवादी प्रधानमंत्री जियोर्जिया मेलोनी ने इटली को ताइवान के करीब लाने के लिए अभियान चलाया। चीन को ये पसंद नहीं है। बेल्ट एंड रोड कार्यक्रम में बने रहने या छोड़ने के बारे में इटली को जल्द ही निर्णय लेना है। ये सौदा इस वर्ष के अंत में समाप्त होने वाला है, और यदि इटली इसे रद्द नहीं करता है तो यह अगले 5 वर्षों के लिए स्वतः नवीनीकृत हो जाएगा। इटली चीन को एक व्यापार भागीदार के रूप में रखना चाहता है, लेकिन बीजिंग के बहुत करीब नहीं जाना चाहता। मेलोनी ने पिछली बार शी से मुलाकात की थी। उन्होंने कहा था कि उन्हें चीन को इतालवी निर्यात बढ़ाने की उम्मीद है, जिसे बीजिंग सौदे में इटली को बनाए रखने के लिए सौदेबाजी चिप के रूप में इस्तेमाल कर सकता है। वैसे भी अगर इटली ताइवान के करीब जाना चाहता है तो निश्चित रूप से इसमें समय लग रहा है। इतालवी राजनेताओं का एक प्रतिनिधिमंडल इस महीने ताइवान की यात्रा करने वाला था, लेकिन उनकी यात्रा अनिश्चित काल के लिए विलंबित हो गई। इतालवी मीडिया ला स्टैम्पा ने बताया कि ऐसा इसलिए था क्योंकि वे उच्च अंतर्राष्ट्रीय तनाव के समय जाने से बचना चाहते थे। वे जो महसूस नहीं कर रहे हैं वह ये है कि अंतर्राष्ट्रीय तनाव अधिक रहने वाला है, क्योंकि उच्च तनाव का मतलब है कि चीन हमेशा अपना रास्ता बना लेता है। हर बार जब कोई ताइवान से संबंधित कुछ भी करता है तो चीन जोर जोर से हमला करता है और हर कोई पीछे हट जाता है। झाग कुल्ला करना, दोहराना हर बार काम करता है और चीन ये जानता है। और ताइवान मुद्दे ग्रीस के इर्द गिर्द नोकझोंक की बात कर रहे हैं। पिछले हफ्ते ताइवान के पूर्व राष्ट्रपति मा यंग-जेऊ को ग्रीस में डेल्फी इकोनॉमिक फोरम में बोलने के लिए आमंत्रित किया गया था। समस्या यह है कि ग्रीस चीन के बहुत करीब है, इसलिए जब चीनी दूतावास ने देखा कि मंच उन्हें ताइवान का पूर्व राष्ट्रपति कहने जा रहा है तो उन्होंने शिकायत की, और मंच ने उनका शीर्षक बदलकर ताइपे के पूर्व राष्ट्रपति कर दिया। ताइपे ताइवान की राजधानी है। फिर ताइवान के विदेश मंत्रालय ने आपत्ति जताई, इसलिए मंच ने उसका शीर्षक बदलकर ताइवान के पूर्व राष्ट्रपति कर दिया। लेकिन हे भगवान, ये वास्तव में ऐसा लगता है जैसे ताइवान चीन से अलग देश है। इसलिए फोरम ने फिर से उनका शीर्षक ताइपे के पूर्व नेता में बदल दिया। वाह, अब राष्ट्रपति भी नहीं। ताइवान के विदेश मामलों के मंत्रालय ने फिर से शिकायत की और इस बार मंच ने उसका शीर्षक बदलकर कुओमितांग पार्टी के पूर्व राष्ट्रपति चीनी ताइपे कर दिया। चिकना मंत्रालय ने बदलाव की निंदा की और कहा कि अब इसका फोरम से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन जाहिर तौर पर मां को ऐसा महसूस नहीं हुआ क्योंकि वे अभी भी उपस्थित थे।
माँ वैसे चीन के साथ घनिष्ठ संबंधों की मांग की जब वह कुओमिंतांग पार्टी चीनी ताइपे के अध्यक्ष थे और 2015 में वो 7 दशकों में चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के नेता से मिलने वाले पहले ताइवानी राष्ट्रपति बने। वास्तव में अपने भाषण के दौरान मा अड़े थे कि बीजिंग ताइवान पर हमला करने के लिए तैयार नहीं था। हाँ, चीन लगातार ताइवान के पास युद्धक विमान भेज रहा है क्योंकि उन्हें ताइवान की बबल टी बहुत पसंद है। पॉलिटिको ने बताया कि मा को ताइवान के पूर्व राष्ट्रपति के रूप में और बाद में एक प्रेस विज्ञप्ति में मंच पर पेश किया गया था। हालांकि जिस पैनल चर्चा का वो हिस्सा था उसकी लाइव स्ट्रीम को कथित तौर पर हटा दिया गया था। स्पष्ट रूप से ग्रीस अपनी ताइवान नीति को रणनीतिक अस्पष्टता के एक नए स्तर पर ले गया है। और यह एपिसोड सर्फशार्क द्वारा प्रायोजित है। जब आप ऑनलाइन होते हैं तो आप जो कुछ भी करते हैं उसे ट्रैक और लॉग किया जाता है, आपके द्वारा देखी जाने वाली वेबसाइटों और आपके इंटरनेट सेवा प्रदाता द्वारा, और कई मामलों में सरकार द्वारा। और यदि आप चीन या रूस जैसे अधिनायकवादी देश में हैं, तो इस तरह की ट्रैकिंग आपको निगरानी और यहां तक कि गिरफ्तारी के जोखिम में डाल सकती है। आप और हम जैसे नागरिकों पर लगातार नजर रखी जा रही है और इसीलिए आपको वीपीएन का उपयोग करके हमेशा अपनी इंटरनेट गतिविधि को निजी रखना चाहिए, जैसे कि सर्फशार्क। सर्फशार्क आपके डेटा को टॉप ऑफ द लाइन अनक्रैकेबल एन्क्रिप्शन के साथ सुरक्षित करता है और उसके शीर्ष पर सर्फशार्क जानबूझकर आप जो करते हैं उसका लॉग नहीं रखते हैं। वास्तव में यह एक अच्छी चीज है जो ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड्स में एक सर्वर नेटवर्क रखता है जहां स्थानीय कानून सर्फशार्क को उपयोगकर्ता डेटा लॉग नहीं रखने की अनुमति देते हैं। इसलिए यदि आपने अभी तक नहीं किया है तो सर्फशार्क देखें। और सिर्फ एक सर्फशार्क खाते से आप जितने चाहें उतने डिवाइस कनेक्ट कर सकते हैं, तो इसे अभी आजमाएं। सर्फशार्क के पास एक विशेष डील है जिसमें 2 साल की योजना पर 83% की छूट और 3 अतिरिक्त महीने निःशुल्क शामिल हैं। आप केवल $2.21 प्रति माह में अपनी सुरक्षा कर सकते हैं। तो इस सौदे को सुरक्षित करने के लिए surfshark.com/uncensored पर जाएं और अनसेंसर्ड कोड का उपयोग करें। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। एक बार फिर मैं क्रिस चैपल हूं। देखने के लिए धन्यवाद।